विश्व सेप्सिस दिवस 2021 सेप्सिस दिवस हर साल 13 सितंबर को सेप्सिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो एक जानलेवा स्थिति है। आमतौर पर एक संक्रमण के दौरान शरीर रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से लड़ने के लिए कुछ रासायनिक संदेशवाहकों जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन को रक्त प्रवाह में छोड़ता है। सेप्सिस तब होता है जब इन रसायनों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है और ये शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी मेडवीन क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वरूप वर्मा जी से हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, ये सेप्सिस क्या होता है मेडिकल टर्म में और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये सेप्सिस ये अकेली एक बीमारी नहीं है। सेप्सिस ये हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, माइक्रोब्स, जो बैक्टीरियाज या फंगल इन्फेक्शंस एंटर होते हैं हमारे बॉडी में, उसके वजह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, वो उसका इन्फेक्शन जो है किसी एक जगह से शुरू होकर पूरे ब्लड में स्प्रेड हो जाता है, बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करने लगता है, वो होता है सेप्सिस। इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे किसी एक पार्ट के ऊपर नहीं, हार्ट, किडनीज, लंग्स, ये सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर, अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसके क्या क्या लक्षण सामने आते हैं? देखिए, सेप्सिस जो है, जैसे मैंने कहा कि वो एक खुद अकेली बीमारी नहीं है। इन्फेक्शंस होने के बाद पेशेंट हमारे पास में प्रेजेंट करते हैं फीवर या हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया। ऐसा भी होता है कि पेशेंट कभी कभी पूरे ठंडे पड़ते हैं, पेशेंट का सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसको हम टैकीपनिया कहते हैं। हृदय की गति जो बढ़ जाती है उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ब्लड में जो मैंने कहा कि इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, जिसका एक लक्षण हमें दिखता है ब्लड टेस्ट में, इसमें ब्लड के काउंट्स, WBC जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं या नॉर्मल लेवल से कम हो जाते हैं। तो ये सारे जब फीचर्स आते हैं, इसमें से दो से ज़्यादा फीचर अगर हम मिलते हैं तो हम इसे सेप्सिस में कैटेगराइज करते हैं। बीमारी होने के बाद में, कोई भी पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बाद में सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, जो कि हमारे अंदर कोई भी माइक्रोब्स अगर एंटर हो रहे हैं, जिसके प्रति हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से हमें बाकी फीचर्स दिखते हैं। ये फीवर आना, ये भी एक बॉडी का रिस्पॉन्स है। जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ब्लड में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए, हम सेप्सिस कहते हैं। इसकी स्टेजेस जो हम देखते हैं कि सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम जो होता है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, इसके बाद सेप्सिस का फीचर आ गया कि ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया है। जब ये इन्फेक्शन इतना फैल जाए और सीवियर हो जाए, जिसके कारण हमारे बाकी ऑर्गन्स जैसे हार्ट में असर करना, हृदय की गति कम या ज़्यादा हो जाना, या BP कम हो जाना, 90 से नीचे चले जाना, या सांस लेने में दिक्कत हो जाना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, ब्लड में WBC बढ़ जाना या नॉर्मल लेवल से कम हो जाना, प्लेटलेट्स जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी केसेस में प्लेटलेट्स लेस देन 80,000, ये सारे फीचर्स जब इसके साथ में आते हैं तब उसको हम सीवियर सेप्सिस कहते हैं। सीवियर सेप्सिस के बाद में, जैसे मैंने कहा, हार्ट इन्वॉल्व होता है। अगर BP लो हो जाए और नॉर्मल IV फ्लूइड्स जो हम सलाइन वगैरह लगाते हैं, इससे अगर वो राइज नहीं हो रहा है तो हम उसको सेप्टिक शॉक में कैटेगराइज कर देते हैं। सेप्टिक शॉक अगर हम फ्लूइड दे रहे हैं, नॉर्मल जो हमारा ट्रीटमेंट है, सलाइन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करने के बाद में अगर BP राइज नहीं हो रहा है तो हम इसको रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक में कैटेगराइज करते हैं। धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना फैलता है कि अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, जैसे किडनीज है, इनटेक आउटपुट हम जो कहते हैं, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, प्लस लंग्स इन्वॉल्व हो जाना। जब एक साथ 3-4 ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, तब उसको हम मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम में कैटेगराइज करते हैं। ये सारी स्टेजेस होती हैं सेप्सिस की। सर, जैसे कि हमारे पूरे देश में अगर हम सेप्सिस की बात करें तो 35% मरीज ये रेस्पिरेटरी सेप्सिस से ग्रसित है और 25% मरीज यूरोसेप्सिस से ग्रसित है, जो मूत्र संबंधित संक्रमण से तो क्या एक वजह हो सकती है कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश में सेप्सिस से लोग ग्रसित हैं? बिल्कुल, सेप्सिस से काफ़ी पेशेंट मरीज आते हैं। आपके जो प्रतिशत आप जो बता रहे हैं होता है लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद में। जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन किसी एक जगह शुरू होता है, ब्लड में एंटर होता है और बाकी जगह फैल जाता है, वही सेप्सिस। अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे निमोनिया, या जैसे पेशेंट अभी बीच में हमने कोरोना की बात की थी, कोरोना के इन्फेक्शन है, जब ये इन्फेक्शन एक जगह से डेवलप होके वहाँ पे ग्रो होके ब्लड में उतर के बाकी जगह फैल रहा है, तो ये सेप्सिस का ही फीचर है।
यूरोसेप्सिस, यस, यूरिन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस है। जैसे लंग्स हो गया, यूरिन हो गया, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, यहाँ से इन्फेक्शन शुरुआत हो रही है। कभी स्किन से भी होता है, अगर मान लो स्किन में कोई एब्सेस तैयार हो जाए, बहुत बड़ा पस का गोला तैयार हो जाए, जो वहाँ से ब्लड में उतर के पूरे शरीर में फैलने लग जाए, वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो आपका जो सवाल है यूरोसेप्सिस, हाँ, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, बहुत सीवियर होता है, उसके बाद में वो ब्लड में संक्रमित होकर बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करने लग जाता है, तब हमको इसको यूरोसेप्सिस भी कहते हैं। सर, अगर हम निदान संबंध में बात की जाए तो क्या इसका निदान होता है, कैसे ये डायग्नोज होता है? बिल्कुल। सेप्सिस सेप्सिस में जब पेशेंट लैंड अप हो जाए, इसका निदान फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल होता है। जैसे मैंने कहा कि पेशेंट को बुखार बहुत तेज आना या तो बहुत ठंडे पड़ जाना, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाना, टैकीकार्डिया, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, सांस की गति बढ़ जाना, जिसको टैकिपनिया कहते हैं, प्लस ब्लड में जो WBCs है कम या ज़्यादा हो जाना, प्लेटलेट्स कम हो जाना। इनमें से जो फीचर्स हैं, ये चारों फीचर्स में से जब 2 या 2 से ज़्यादा फीचर हमको मिलते हैं क्लिनिकली, तो हम जजमेंट लेते हैं कि हाँ, पेशेंट इज इन सीवियर सेप्सिस। इसके साथ साथ हम लोग कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं कि WBCs कितने बढ़ गए हैं, प्लेटलेट कितने कम हो गए हैं, रीनल फंक्शंस, किडनी फंक्शंस कितने कम या ज़्यादा हो गए हैं, लिवर पे कोई असर आया है क्या, ऑक्सीजन लेवल पेशेंट की कितनी है। ये सारी चीज़ें देख के हम जजमेंट लेते हैं कि सेप्सिस कितना सीवियर है। सेप्सिस तो क्लिनिकली हमने जज कर लिया, लेकिन सेप्सिस कितना सीवियर है ये देखने के लिए ये सारे टेस्ट करते हैं, चेस्ट एक्सरेज कराते हैं, सोनोग्राफी कर लगती है, ये सारे हम जांचें करते हैं। इसमें सबसे मेन जो जांच होती है जिससे हम मानते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस, ये जो पेशेंट को कंप्लेंट्स हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से, वो है ब्लड कल्चर। हम लोग ब्लड कल्चर या जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, अगर लंग्स है तो फेफड़ों में से जो बलगम आ रही है उसका कल्चर, यूरिन में इन्फेक्शन है तो यूरिन का कल्चर, या कहीं पे पस जमा है, पस का कल्चर, ये सब हम कल्चर रिपोर्ट्स भेजते हैं, जिसपे से और हमें पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व है और उनके ऊपर हमें कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज करनी है। सर, अगर आपने अभी एंटीबायोटिक की बात की, एक रिसर्च के अनुसार कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाओं से ही सेप्सिस का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इस पर एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहें? देखिए, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने से या दर्द निवारक दवाइयाँ यूज़ करने से ही सेप्सिस का खतरा बढ़ रहा है, ऐसा ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ऐसा है कि अननोइंगली हम लोग जो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अंदाजन, जब मरीज पहली बार हमारे पास आ रहे हैं तो अंदाजन उसको हमने कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, इसका सिलेक्शन, इसका चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक वो बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकली हमें जजमेंट भी लेना होता है कि हाँ, अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स है तो हमने कौन सी एंटीबायोटिक चूज करनी है, ओपीडी लेवल पे या पेशेंट जब इनिशियली हमारे पास एडमिट हुआ है उस लेवल पे। अगर ये हम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के जो हैं ये हम चूज प्रॉपरली करें तो पेशेंट जो लैंड अप हो रहा है सेप्सिस में, उसका सीवियरिटी और उसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। ये नहीं है कि हमने कोई गलत एंटीबायोटिक यूज की है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये कंसेप्ट नहीं है। आजकल देशवासी या हमारे लोग ज्यादातर डिपेंड हो गए गूगल पे। कोई भी दवा देखकर विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वो खुद ही वो दवा मार्केट से लाकर खा लेते हैं, या फिर एक गलत व्यक्ति जो फार्मासिस्ट है ही नहीं और ऐसा व्यक्ति फार्मेसी में बैठा है, वो व्यक्ति उसे गलत एंटीबायोटिक या गलत दवा दे दे। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ये भी एक कारण हो सकता है, जो मैंने कहा आपको कि चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक अगर हम चूज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट को ये इंसिडेंस बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आजकल पेशेंट लोग गूगल में पढ़ के, चलो सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कौन सा एंटीबायोटिक लेना है, ये पढ़ के अपना एंटीबायोटिक फार्मेसी से लेके खाने लग जाते हैं, जो कि गलत है। हर सर्दी खांसी या कोई भी बीमारी में, कोई भी बुखार में हर बार एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत प्रॉपर वे में हमको यूज़ करना पड़ता है। वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसमें भी हमारा एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल डेंगू वायरस इतना फैला हुआ है, आज की तारीख में इतने इन्फेक्शंस है, उसमें भी हमारे कैटेगरी के अनुसार, हमारे स्टडी के अनुसार एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। अगर एरिया वाइज या क्लिनिकल प्रैक्टिस वाइज, किसी के एक्सपीरियंस के वाइज, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस के अनुसार अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, उनको अनुभव है, उनके अनुभव के अनुसार वो यूज़ कर रहे हैं तो बराबर। लेकिन बहुत जगह इरेशनल यूज़ होता है एंटीबायोटिक का। छोटी छोटी इन्फेक्शंस में, सिंपल इन्फेक्शंस में
कहीं पर भी लोग एडमिट करके उनको बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण हमारे पास चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं बचते। पेशेंट को जो प्रॉपर बैक्टीरिया पे ट्रीट करने वाले एंटीबायोटिक्स है वो नहीं मिल पाते, उस वजह से इंसिडेंस ऑफ सेप्सिस बढ़ने लग जाता है। फिलहाल हमारा देश कोरोना के दौर से गुजरा है। हमने पहली वेव देखी, सेकेंड वेव देखी, काफी एंटीबायोटिक्स और काफी ऐसी दवाइयाँ इसमें यूज हुई है। क्या वो मरीज जो ऑलरेडी कोरोना से ग्रसित है, उनको लेकर अगर देखा जाए तो सेप्सिस का उनको कितना खतरा है? डेफिनेटली क्या है कि कोरोना में बहुत से मरीजों का इम्यूनिटी डाउन, हमने देखा है कि इम्यूनिटी पावर कम हुआ है, उनको वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं। इन्फेक्शंस होने के बाद में फेफड़ों में काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, काफ़ी मरीजों का सिटी स्कैन स्कोर जो है वो बहुत बढ़ चुका है। उसके बाद उनकी रिकवरी भी हुई है। किसी मरीज में पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस भी देखा गया है। इन मरीजों में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएं, जिसके कारण अगर इनको मामूली इन्फेक्शन कफ वगैरह भी हो जाता है तो इनके चांसेस है कि जल्दी लैंड अप हो सकते हैं सेप्सिस में, क्योंकि ऑलरेडी ये इम्यूनिटी बहुत कम है उनका। अगर हम सेप्सिस की बात करें तो ये किसी भी मरीज के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, हमारे जो डाटा है उसके अनुसार जब सेप्सिस हो जाता है तो कम से कम 25% सेप्सिस के मरीज, 40 से 60% सीवियर सेप्सिस के मरीज, ये इनमें बहुत ज़्यादा इसका दुष्परिणाम मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी पाई गई है। पेशेंट जब सीवियर सेप्सिस में लैंड अप हो जाते हैं तो उनका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है, पेशेंट का मॉर्टेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं विदिन 30 डेज। कुछ पेशेंट्स जो रिकवर कर गए हैं विदिन 6 मंथ्स भी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट सीवियर सेप्सिस के भी पाए गए हैं, जिसमें मॉर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। देश के एक प्रख्यात रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले समय में 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें सिर्फ सेप्सिस से होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जो डाटा है, ये स्टडीज़ हैं, ये हमारा जो ट्रेंड है, राइजिंग ट्रेंड जो चल रहा है सेप्सिस में लैंड अप होने का, पेशेंट सीवियर सेप्सिस सेप्टिक शॉक में जाने का, इसके डाटा के अनुसार एक अंदाज लिया गया है कि आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली वो दौर आ सकता है कि सीवियर सेप्सिस से पेशेंट इतने ज़्यादा ग्रसित हो जाए। लेकिन इसलिए हमें घबराना नहीं है, हम लोग अभी से प्रिकॉशन लेंगे, हम लोग अभी से अगर जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लेने लग जाए तो ये होने के भी चांसेस कम है। सर, अगर हम रोकथाम संबंध में बात करें तो सेप्सिस के ऊपर क्या एक रोकथाम हो सकता है? कैसे इसे हम रोक सकते हैं? पहले तो जैसे ही हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी या तबीयत ख़राब अपनी हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये नहीं कि फार्मेसी से हम दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अपने मन से एंटीबायोटिक्स ना लें, प्रॉपर चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स करें। उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस, अगर हमारे डॉक्टर हम जिनको दिखा रहे हैं अगर वो डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ टेस्ट बता रहे हैं वो हम प्रॉपरली कर लें। और इनफैक्ट किसी मरीज में अगर सीवियर सेप्सिस हो रहा है, अब इम्पेंडिंग सेप्सिस है, बहुत बार हम लोग को लगता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, सेप्सिस में पेशेंट लैंड अप नहीं हुआ है, इनको सही समय है एडमिट करके इलाज कर लें। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत कम चांसेस है कि पेशेंट सेप्सिस में लैंड अप होंगे। अब आते हैं हम मेडविन हॉस्पिटल के बारे में। मेडविन हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो क्या क्या फैसिलिटी मेडविन हॉस्पिटल में कई तरह के मरीज जो आज के समय में डेंगू या फिर कई लोग इससे ग्रसित है, कई बीमारी से ग्रसित है, किस प्रकार की फैसिलिटी मेडविन हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों की? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर बहुत टाइम हम लोग मॉर्निंग इवनिंग मेरा ओपीडी होता है, मैं डॉक्टर स्वरूप वर्मा। इसके बाद हम लोग ओपीडी में हम लोग पेशेंट को स्क्रीनिंग करने के बाद में उनका जो रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट है वो सब करना, फॉलोअप लेना पेशेंट्स का। प्लस उसके बाद हम लोग पेशेंट को यहाँ एडमिट भी अगर करते हैं तो हमारे पास आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है। सीवियर सेप्सिस या सेप्सिस से होने वाले सेप्टिक शॉक या किसी मरीज को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, हमारे हॉस्पिटल में वो सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर्स, पेशेंट किसी एक इन्फेक्शन से एडमिट है लेकिन उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो किसी की किडनीज इन्वॉल्व है, किसी की हार्ट इन्वॉल्व है, इनको भी देखने के लिए हमारे पास में कंसल्टेंट्स अटैच्ड हैं। जैसे हार्ट के कंसल्टेंट है, किडनीज के कंसल्टेंट है, ब्रेन न्यूरो के कंसल्टेंट्स हैं, ये सब लोग अटैच्ड हैं।
जो दर्शक जो देशवासी भी आपको देख रहे हैं, अगर कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित है और आपसे कंसल्ट करना चाहता है, आपकी राय लेना चाहता है, तो किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकता है, किस प्रकार वो आपसे मिल सकता है? देखिए, वेबसाइट्स हमारी बनी हुई हैं, जिस पर भी हमारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज़ सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमारा लोकेशन उसमें शेयर किया हुआ गया है, प्रॉपर टाइमिंग्स दी हुई है, आप सभी लोग वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इवन वहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है जिस पर हम हमारी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, जिस पर रिप्लाई जैसे भी समय मिलता है हमारे कंसल्टेंट्स को या डॉक्टर्स को, वो आपको रिप्लाई दे सकते हैं। इवन यहाँ पर हॉस्पिटल में विजिट करके भी हम लोग कंसल्टेशंस कर सकते हैं। हॉस्पिटल का एड्रेस बोल दीजिए। हॉस्पिटल का एड्रेस है MB टाउन 3, गोधनी रोड, किंगाबाई टाकड़ी, नागपुर।